प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड का करंट प्राइस क्या चल रहा है रुपी टर्म्स में और डॉलर टर्म्स में। तो रुपी का अगर प्राइस देखें 1,15,000 के आसपास चल रहा है पर 10 ग्राम्स 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस, और डॉलर टर्म्स में कितना चल रहा है $3,789 पर ऑन्स। तो गोल्ड का प्राइस फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोग के क्वेरीज आते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ से नीचे गिरेगा गोल्ड या फिर ऊपर जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करे ना, स्टैगर्ड मैनर में करे, लम सम में करे, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है? लाइक ETF है, म्यूचुअल फंड्स है, फिजिकल गोल्ड है, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, सभी कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। ध्यान में रखें कि ये यूट्यूब चैनल टिप्स देने वाला चैनल नहीं है ना, खरीद लो बेच लो ये सब काम हम नहीं करते हैं। हम आपको एज ए इन्वेस्टर तैयार करते हैं ना, फंडामेंटल्स के बारे में बताकर, ताकि आप खुद से अपना डिसीजन ले सकें। तो इसमें भी वही जानेंगे कि वो कौन से रीज़न है जिसके कारण गोल्ड ऊपर जाता है, किसके कारण नीचे जाता है, फ्यूचर में किन रीजंस के कारण गोल्ड ऊपर या नीचे जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पिछले कुछ सालों से गोल्ड में किस तरह का रिटर्न आया है। ठीक है, तो 2025 में अगर आप YTD देखें ना, ईयर टिल डेट का रिटर्न, तो गोल्ड में आया अबाउट 47% का, रफली मैं बता रहा हूँ रिटर्न रुपी टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में अगर रिटर्न देखें तो आया है 43% का। अब आप बोलेंगे भाई डॉलर में रिटर्न क्यों है कम, रुपी में रिटर्न ज़्यादा क्यों है? तो वो मोस्टली होता है क्योंकि रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले डिप्रिसिएट कर रहा है। अबाउट रफली इस साल देखें तो 4% के आसपास डिप्रिसिएट हुआ है, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। आगे वीडियो में इसको कवर करूंगा। 2024 में रुपी टर्म्स में गोल्ड का रिटर्न कितना है? अबाउट 26% के आसपास। ह्यूज रिटर्न, पिछले कुछ सालों से रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है। नाउ जान लेते हैं कि गोल्ड जो है एज अ सिल्वर से अगर कंपेयर करें या फिर इक्विटीज से कंपेयर करें तो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, ताकि आप डिसीजन ले सके ना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, या फिर किस प्रोपोर्शन में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें डिफरेंट एसेट क्लासेस में, इक्विटी में या फिर गोल्ड में या फिर डेट में या फिर रियल एस्टेट में। ये सब डिटेल से आपको ये डिसाइड करने में सहूलियत होगी। तो देखिए सिंपल ये है कि गोल्ड अगर आप देखें तो यहाँ किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, SGB को छोड़कर, SGB तो इंटरेस्ट भी दिया करता था ना, बट हाँ ऐसे देखें तो गोल्ड में आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जबकि फिक्स्ड इनकम में जाएंगे ना, फिक्स्ड इनकम FD में जाएंगे, बॉन्ड में जाएंगे, डेट में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो उस मामले में ये लुक्रेटिव नहीं है। उसी तरह से इक्विटी में अगर आप जाकर देखेंगे तो इक्विटी में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में तो सही बात है कि भाई कहीं से कोई न्यूज़ आया तो उसके आधार पे वो रिएक्ट कर देता है इक्विटी मार्केट, ऐसा ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जिस भी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका फंडामेंटल कैसा है, अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ना, उसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ ये सब बढ़ रहा है, तो उसका प्राइस भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। और अगर उसका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है फंडामेंटली तो वो गिरेगा। इक्विटी ऐसे काम करता है। ठीक है, उसी तरह से सिल्वर अगर आप देखें, सिल्वर और गोल्ड में क्या डिफरेंस है, तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। जो भी यूजेज है सिल्वर का ना, उसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास इंडस्ट्रीज़ में उसका बहुत यूज़ आता है सिल्वर का। गोल्ड में वैसा यूज़ नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब मामलों में देखें तो गोल्ड आपको बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं दिखेगा। अब जान लेते हैं कि भाई ये गोल्ड का डिमांड इतना ज़्यादा क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए सबसे बड़ा जो डिमांड गोल्ड का आता है ना, गोल्ड को हमेशा ध्यान में रखें, पहले भी कई बार मैंने आप लोगों को बताया, किंग ऑफ बैड टाइम्स। वर्ल्ड में अगर प्रॉब्लम चलने लगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। प्रॉब्लम जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस उतनी तेज़ी से, उतना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा। ये हमेशा बेसिक है जो कि ध्यान में रखें। अब कुछ पॉइंटर्स को मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह से इस पॉइंट को समझ जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भाई ग्लोबली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे गोल्ड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइक रिसेशन, जैसे US में लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई US में क्या रिसेशन आ जाएगा, स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, या फिर GDP ग्रोथ रेट क्या घट जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो वो गोल्ड के लिए
पॉजिटिव है, इस तरह का जिससे नेगेटिव न्यूज़ आएगा गोल्ड ऊपर जाएगा। सेकंड है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। देखिए अभी वॉर चल रहा है, कुछ यूक्रेन और रसिया का प्रॉब्लम चल रहा है, इजराइल और ईरान और हमास का प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे अगर ये एस्केलेशन होता है, दैट इज़ प्रॉब्लम अगर और ज़्यादा बढ़ता है तो फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होता है तो गोल्ड के लिए निगेटिव होगा। देखिए इसमें से कोई एक फैक्टर नहीं, हमेशा ध्यान में सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं, सिर्फ एक रीज़न के कारण सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा गोल्ड में, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, जैसे आपका रुपये है ना, तो इन्फ्लेशन तो हमेशा बढ़ता रहता है, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो जो आपका परचेजिंग पावर है रुपये का वो घटता जाता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, गोल्ड का वैल्यू उस तरह से नहीं गिरता है, ठीक है। तो इसीलिए करेंसी के मुकाबले बोला जाता है कि गोल्ड कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो गोल्ड का डिमांड बढ़ने लगता है, क्योंकि गोल्ड को एज अ हेज माना जाता है इन्फ्लेशन के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आप रुपया का तो जो वैल्यू है वो धीरे धीरे गिर रहा है ना, गोल्ड का वैसा तो नहीं गिरता है इन्फ्लेशन के कारण, इसीलिए उसका वैल्यू बढ़ जाता है। गोल्ड का प्राइस अगर इंटरनेशनली देखें ना तो डॉलर में कोट किया जाता है, जबकि इंडिया में ऑफकोर्स हम रुपी टर्म्स में खरीदते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो जब भी रुपी जो है एज अ करेंसी डॉलर के मुकाबले डिप्रिसिएट करेगा ना, तो जो इंडिया में गोल्ड का प्राइस है या फिर रिटर्न्स आप बोले रिटर्न्स है वो ऊपर जाएगा, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो ऑफ कोर्स कई बार आप लोग बोलते हैं डिप्रिसिएट कर रहा है अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं उसका प्लस पॉइंट भी होता है। तो गोल्ड का रिटर्न्स एटलीस्ट आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर तो डॉलर टर्म्स में है, लेकिन इंडिया में वो कोर्स हम रुपये में खरीदते हैं, लेकिन जो बेस उसका प्राइसिंग है वो तो डॉलर में होता है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा डिमांड जो गोल्ड का है वो आता है सेंट्रल बैंक से। वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। इंडिया है, चाइना है, टर्की है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत गोल्ड खरीद रहे हैं, सभी जगह गोल्ड खरीदा जा रहा है। खासकर जब से ये रसिया का प्रॉब्लम आया है ना, तब से गोल्ड का डिमांड और बढ़ गया है। रसिया का आपको पता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बाहर था दूसरे कंट्रीज़ में ना, यूएस, यूरोप, वहाँ पे। तो जब रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ ना तो दूसरे कंट्रीज़ ने रसिया का जो वहाँ इन्वेस्टमेंट था उसको रोक लिया, बोला कि नहीं भाई ये अब नहीं देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ हो सकता है ना। इंडिया का मान लीजिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बाहर, लाइक यूएस के ट्रेजरीज में ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आया, यूएस ने बोला कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, हो सकता है, ठीक है। चांसेस कम है लेकिन हो तो सकता है, यू नेवर नो फ्यूचर में क्या होगा। इसीलिए बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो है ना वो अपना गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड रिजर्व आप ना गोल्ड आपने खुद अपने पास रखा हुआ है, बाहर तो रखा हुआ है, अपने पास रखें, रिस्क नहीं है भाई। प्रॉब्लम है, ठीक है, गोल्ड को कहीं बेच कर हम कुछ पैसा उठा लेंगे और फिर अब मेरा काम चलता रहेगा, गोल्ड तो कहीं बिक जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो इंडिया का अगर फिलहाल देखेंगे ना गोल्ड, सेंट्रल बैंक के पास कितना गोल्ड है, तो अबाउट 880 टन्स के आसपास गोल्ड है, ठीक है। ये फिगर है जून 2025 एंड का, 880 टन्स के आसपास गोल्ड है। और नंबर 1 अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8133 टन के आसपास गोल्ड है। सेकंड नंबर पे जर्मनी, उसके पास 3350 टन्स के आसपास गोल्ड है। और इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है ना, परसेंटेज ऑफ टोटल रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, अभी वो अबाउट 12% के आसपास, मतलब जो टोटल रिजर्व है हमारा उसका अबाउट 12% गोल्ड में है। तो गोल्ड का देखिए इंपॉर्टेंस तो है, इसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इवन सेंट्रल बैंक्स ने इतना ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये बिल्कुल बताता है कि भाई गोल्ड का इंपॉर्टेंस है। अब जान लेते हैं कि गोल्ड का क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में क्या हो सकता है गोल्ड के साथ। एग्जैक्टली पूछेंगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है। कोई बता रहा है तो गलत बता रहा है। आप सिर्फ एक गेस वर्क ले सकते हैं कि भाई किस तरह का सर्कमस्टांसेस होगा, उसके आधार पे गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है। तो ये रेट देखने का बहुत अच्छा आपके पास सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है, उसका आउटलुक है गोल्ड का, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, रफली आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये आउटलुक है 2025। तो 2025 का तो बहुत सारा महीना बीत चुका है, इसलिए 2025 का जो सेकेंड हाफ का उनका आउटलुक है ना, क्योंकि सेकेंड हाफ अभी चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेस केस सिनारियो में उनको क्या लगा, बेस केस मतलब जो ग्लोबल सिनारियो फिलहाल है उसी तरह का अगर चलता रहा तो गोल्ड के साथ क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो देखिए उनका बोलना है कि अगर जिस तरह के हालात हैं उसी तरह के चलते रहें तो अबाउट गोल्ड 0 to 5% के आसपास रिटर्न्स, मतलब कि मोस्टली स्टैग्नेंट रहेगा,
ना ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। अगर सभी सिचुएशन इसी तरह का रहेगा, मतलब क्या हुआ, जैसे इंटरेस्ट रेट कट सभी जगह हो रहा है ना, तो ज़्यादा रेट कट ना हो, थोड़ा बहुत रेट कट हो, ठीक है, ये होगा। उसके बाद जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ना, वो ज़्यादा बढ़े नहीं, जैसा है वहीं पर स्टेबल रहे, तो ये इसके कारण फिर आप देखें गोल्ड का प्राइस में कोई खास मूवमेंट ना होगा, ना तेज़ी से ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद सेकंड है बुल सिनेरियो मीन्स गोल्ड के लिए बुल सिनेरियो कब आएगा, जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। किंग ऑफ बैड टाइम्स गोल्ड है, हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ना यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, बढ़ जाएगा मान लीजिए, और उसके बाद ईरान और हमास का जो इजराइल के साथ प्रॉब्लम हो सकता चल रहा है वो शायद बढ़ जाए, या फिर कोई दूसरा कहीं कोई प्रॉब्लम बड़ा सा स्टार्ट हो जाए, या फिर यूएस में स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम आ जाए। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाए और जो ग्रोथ है या फिर एम्प्लॉयमेंट है वो घट जाए, या फिर रिसेशन जैसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सब अगर प्रॉब्लम आता है तो आप देखेंगे कि गोल्ड का जो प्राइस है फिलहाल, ठीक है, वो 10 to 15% तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, अगर प्रॉब्लम बढ़ा वर्ल्ड में, खासकर यूएस में, या फिर जो लड़ाई चल रहा है ना वो कहीं कुछ बढ़ा, तो बिल्कुल गोल्ड यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स भी अगर और ज़्यादा खरीदते हैं, वहाँ से भी डिमांड आ सकता है। डॉलर अगर और वीक होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि और ज़्यादा चांसेस हैं गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने के। उसी तरह से इंटरेस्ट रेट अगर और ज़्यादा कट होता है, तेज़ी से कट होता है, ठीक है, तो वहाँ भी आप देखेंगे, जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होता है, अगर ज़्यादा रेट कट होने लगता है उसके कारण भी आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो ये सब फैक्टर्स है। उसके बाद बियरिश सिनेरियो, मतलब कि वर्ल्ड में जो हालात हैं वो सुधरने लगे, तब क्या होगा। वर्ल्ड में हालात सुधरने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कम हो जाए, यूएस में प्रॉब्लम ना आए, यूएस अच्छी तरह से परफॉर्म करने लगे, वर्ल्ड में ना इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा खासा होने लगे, ये सब एक हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई ये जो इंटरेस्ट रेट कट का बात हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कट ना हो, किसी कारण से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगे, चांसेस बहुत कम है लेकिन समझाने के लिए बोलो अगर ऐसा हुआ। उसी तरह से डॉलर जो वीक हो रहा, वीक ना हो, स्ट्रेंथन होने लगे, ठीक है। तो ये सब अगर होगा तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, वहाँ पे गोल्ड नीचे जा सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी का आंसर जो कि आप लोग हमेशा लिखते हैं वो है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो देखिए, एसेट एलोकेशन का जब भी आप बात करें, एसेट एलोकेशन मीन्स पूरा पैसा एक एसेट में कभी ना डालें, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस का अलग अलग टाइम पे परफॉर्मेंस अच्छा या ख़राब हो सकता है, इसीलिए हमेशा मिक्स करके रखें ना, कुछ इक्विटी में डालें, कुछ डेट में डालें, कुछ गोल्ड में डालें, इस तरह से डाइवर्सिफाई करके हमें रखना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए रहे कुछ सालों से तो गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा है, रिसेंट टाइम्स में इक्विटी का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आया है, तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। 5 to 10% से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जो भी आपका टोटल कॉर्पस है उसका अबाउट 5 to 10% के आसपास अच्छा माना जाएगा एक्सपोजर गोल्ड के लिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ 5% से स्टार्ट कर सकते हैं 10% तक। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न आता है कि ना स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें। तो देखिए गोल्ड का रिटर्न मैंने आपको बताया ना, पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई भी एसेट क्लास में इतना ज़्यादा रिटर्न आता है शॉर्ट टर्म में ना, लास्ट 2-3 ईयर्स में, तो वहाँ पे बिल्कुल आप मान कर चलें कि आने वाले समय में हो सकता है कि गिरावट आ जाए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें। तो अभी अगर कोई बोले कि मैं बहुत बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करूं, तो शायद वो सही तरीका ना होगा। ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन तो आपका है ना, आपको क्या करना है, आपका पैसा आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने बारे में बता सकता हूं। तो मैं कभी भी इस सिनेरियो में एक बहुत बड़ा पैसा एक साथ गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है गोल्ड का प्राइस यहाँ से और भी ऊपर जाए, मैंने रीजंस आपको बताए, हो सकता है, लेकिन फिर भी रिटर्न इतना ज़्यादा आ चुका है कि मतलब नहीं बनता है कि बहुत बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर। लेकिन हाँ, अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है गोल्ड में, कैसे हम लोग ना इक्विटी में एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा अमाउंट एवरी मंथ, तो उस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लॉन्ग टर्म ना डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो करना चाहता है, किया जा सकता है छोटा छोटा अमाउंट। ये हमेशा ध्यान में रखें और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई गिरावट आ सकता है क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मान लीजिए किसी कारण से गोल्ड में अगर गिरावट आ जाता है, यू नेवर नो, 5% 10% इस तरह का अगर गिरावट आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा और ऐड किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा एक साथ फिलहाल बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, ये ध्यान में रखें। अब है इन्वेस्टमेंट कैसे करें ना, ETF है, म्यूचुअल फंड है, फिजिकल गोल्ड है।
तो देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन फ़िलहाल जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें बता रहा हूँ। पहले तो जैसे एसजीबी था ना, अब तो सरकार ने बंद कर दिया, सरकार को उसके कारण प्रॉब्लम में आ गया था, इतना ज़्यादा रिटर्न आ गया इसीलिए। तो एसजीबी को अगर छोड़ दिया जाए, पहले तो मैं हमेशा उसी के फेवर में रहता था ना, तो अभी फ़िलहाल ईटीएफ, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा ऑप्शन होगा गोल्ड में। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप इन चीज़ों से कंफर्टेबल हैं, बस हाँ वो देखें कि भाई जिस भी फंड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं ईटीएफ को ना, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रेडिंग हो रहा हो, थोड़ा इवन बड़ा हो, ताकि आपको अच्छे रेट मिले, अच्छे रेट पे आप खरीद सके, अच्छे रेट पे आप बेच सके जब बेचना हो तो ये ध्यान में रखें, ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इन चीज़ों का समझ नहीं है, तब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बाद में मैं बता रहा हूँ सेकंड ऑप्शन, पहला हमेशा ईटीएफ होगा। और अगर कोई फिजिकल गोल्ड रखना चाहता है, देखिए मैं तो पर्सनली फेवर में नहीं रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ना कहाँ रखना है, कैसे रखना है, सेफ्टी इश्यूज़ है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कोई चाहता है तो अलग चीज़ है, आपका डिसीजन है, ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस तो मैंने बताया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।